नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्मत तरीकपन, राइटर हादिया मुगल, पार्ट 2। उसे आज सज़ा सुनाई जानी थी। एसपी वहाज सुल्तान भी कोर्ट में मौजूद था, जो ताबिर के साथ आया था। ताबिर खुद ज़बरदस्ती आई थी। चंद ही दिनों में वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कोर्ट में नौफल शिजदान को सज़ा सुनाएगी। वो खामोश खड़ा रहा, ना कोई सफाई दी, ना कोई वजाहत, पर वो अपनी बेबाक नज़रों से ताबिर को ज़रूर बेचैन करता रहा। ताबिर को उसकी शक्ल से मज़ीद नफरत हुई थी। पुलिस अफसर उसको हथकड़ी लगाया कोर्ट से बाहर ले जाने लगे। वो ताबिर के पास रुका। आप मेरी थी, मेरी ही रहेगी। जो भी हमारे दरमियान आने की कोशिश करेगा उसे ऐसे ही दर्दनाक मौत दूंगा। और हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। याद रखिएगा, जिस दिन आपकी फैमिली का कोई शख्स भी मेरे सामने है तो आपको मेरा होने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये सलाखें, ये हथकड़ियाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ताबिर ने सहम कर अपने भाई का बाजू पकड़ा। वो जो शिजदान को मारने को पड़ा था, ताबिर का ख्याल किए रोक गया था। साले साहब, मेरी होने वाली बीवी का ख्याल रखना। उसने आंख दबाए वहाज को मजीद सुलगाया था। ताबिर के चेहरा आंखों में भरता वो मसरूर सा वहाँ से चला गया, गोया सजा मिलने पर कोई अफसोस ना हुआ हो। ताबिर उसकी हट तरमे पर महज सुन कर रह गई। जिस दिन होटल में उस लड़के का कत्ल हुआ था, उससे पहले वहाँ कौन आया था? वहाज ने होटल के मैनेजर को देखे संजीदगी से सवाल किया। सर, मैं नहीं जानता। वो आदमी ही आया था जिसने उसका कत्ल किया था। उसके अलावा तो कोई नहीं आया। यानी वही पहले गया था? जज जी साहब, वो लड़की कह कर गई थी कि एक शख्स आएगा, उसे ऊपर आने देना। यानी उसने तुमसे बात भी की थी? वहाज आप भी संजीदगी से सवाल कर रहे थे। जज जी सर, तो मतलब तुम सच बोल रहे हो? सर, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। वो लड़की कह कर गई थी। वहाज ने मैं उसे देखा। सीसीटीवी कैमरा कैसे ख़राब हुआ था? सर, उस बात को इतना अरसा बीत गया है। आप भी सब तफ्तीश की वजह मुझे जानने दें। होटल में सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कौन इंतज़ार कर रहे होगा? सर, सब वर्कर्स। मैनेजर ने बिना घबराए कहा। ओह, वाज ने होंठ गोल किए। जा सकते हो। वो इस रूम से बाहर निकलेंगे जब उसके कानों से एक आवाज़ टकराई थी। ये उसकी अपनी आवाज़ थी, जबकि दूसरी जानब शायद दारम सैगल बात कर रहा था। वो झटके से मुड़ा था जहाँ वाज सुल्तान उसके पीछे खड़ा था। सीसीटीवी कैमरा ख़राब कर दे। एक लड़की तेरे होटल में आएगी। जो लड़का उसे मिलने आने वाला है उसे उसके कमरे तक मत जाने देना। मेरे कुछ आदमी वहाँ आएंगे। तूने होटल के दूसरे रास्ते से उन्हें ऊपर भेजना है। उसी लड़की के कमरे में बाकी काम वो खुद तुझे समझा दें। साहब, ये आप कहाँ हैं? तुम्हारे फ़ोन से ही लिया है। वहाज ने मोबाइल सामने किया। साहब, मुझे दारम सैगल ने कहा था। और फिर वहाँ क्यों? मैंने नहीं जानता। कुछ लोग आए थे जिन्होंने नकाब पहना था। वो लड़का भी उनके साथ था। वहाज ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो दूर जा गिरा था। वहाज उसका गिरेबान दोनों हाथों से जकड़ा, उसे खड़ा किया। घटिया शख्स, चंद पैसों की खातिर तूने एक लड़की का कत्ल करवा दी। तुझे ज़रा भी रहम नहीं आया। वहाज ने पैर दर पे थप्पड़ उसके मुंह पर बरसाया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। अनम की मौत का गम गोया आज फिर ताज़ा हो चुका था। दारम सैगल की गिरफ्तारी की आर्डर ने गोया दारम सैगल की साख को बर्बाद कर दिया। मीडिया में उसकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही थी। अवाम अलग तैश में थी। दारम सैगल कई लोगों का दुश्मन और कई लोगों का मसीहा भी था। ये तुमने अच्छा नहीं किया एसपी। दारम सैगल सलाखों को मजबूती से जकड़े धाड़ा था। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक है। तुझ जैसे दरिंदे को इन सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। वहाज हकारा से देखते गोया हुआ। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर आ गया ना, उस दिन तेरी मौत पक्की है। दारम की धमकी पर वो तलक सा मुस्कुराया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। खैर, फिलहाल तू अपनी गुलामी के दिन एंजॉय कर। बहुत तबाही मचा ली तूने। वहाँ से जाने लगे जब उसके कदम गोया जकड़े गए थे। तेरी बहन, सुना है, बिना शादी के बेवा हुई है। इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। और जिस शख्स ने उसके शोहर का कत्ल किया है, सुना है वो तेरी बहन को काफ़ी पसंद करता है। उसने खुले लफ्ज़ों में धमकी दी कि जिस दिन वो आज़ाद हो उस दिन तेरी बहन को उठाकर ले जाएगा। वह का खून खौल उठा था। वो उसकी जाने मुड़ा और एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। मेरी बहन के बारे में बकवास की तो मैं तेरी ज़बान हल्क से खींच लूँगा। वह आज गोया पागल हो गया था। नफल यजदान से नफरत मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। पुलिस अफसर ने बामुश्किल उसे संभाला था, वरना वो आज दारम सैगल को कत्ल कर देता। जैन, वहाज ने दारम सैगल को गिरफ्तार कर लिया है। वो दारम सैगल की गिरफ्तारी का सुनता सीधा जहन के पास आया था। इन दिनों दारम सैगल सैदान की मौत की वजह से खौफ हरास में रहा था, क्योंकि पल पल उसे अय्याज आमद की जानब से धड़का लगा रहता था। उसी दौरान आर्या ने सारे मामला संभाल कर दारम का मजीद इम्तिहान जीता और जैन से रबता बहाल किया था। जानता हूँ मैं, तुम उसकी रिहाई के पेपर तैयार करवाओ। आर्यन हैरान होता है। ये तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो मेरी बहन के कत्ल में
दारम सैगल भी मुलविस था। यही वक्त है जब तुम उसका एतमाद जीत लोगे और उसके खुफिया राज, उसके पार्टनर्स के बारे में जान जाओगे और असल कातिल तक भी पहुंच जाओगे। उसका कातिल वो बासित खान ही है जो उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और मैं मजीद दारम सैगल के साथ नहीं रहना चाहता। उन सब से आज़ाद होना चाहता हूँ। मुझे दारम सैगल से अब वहशत होने लगी है। मुझे उस लड़के को आज़ाद करवाना है। बस चंद दिन आर्यन, दारम सैगल के पीछे किसी और का हाथ है। तुम्हें बस उस तक पहुँचना है। और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा भाई शायान भी उस सब में मुलव्वस है। वो कैसे मुलव्वस हो सकता है? वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा शिफ्ट हो गया। बासित खान जहन ने कहना चाहा, मुझे उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना। आर्यन तलखी से गोया हुआ। वो शख्स बेगुनाह है, उसने कत्ल नहीं किया। सब सबूत उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसने कई मरतबा शायान सागर का नाम लिया। वो बिलावजह नहीं ले सकता। तुम अपने भाई पर नज़र रखो, क्योंकि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो उससे जुड़ा है। फिलहाल तुम दारम सैगल के पास जाओ, उसकी जमानत के पेपर रेडी करवाओ, और अगर वो कहे कि तुम उस पर एतबार क्यों कर, तो उसका जवाब तुम बेहतर तरीके से दे सकती हो। आर्यन पुरसोच से वहाँ से निकला था। तुमने कहा था आर्यन कि तुम दारम सैगल को एक बिजनेसमैन की हैसियत से जानते हो, तो फिर किस हक से तुमने उसकी ज़मानत करवाई? जानते भी हो तुम कि उसने अनम का कत्ल किया। ये मेरा पर्सनल मैटर है। कत्ल मेरी बहन का हुआ है। कातिल को सजा भी हो चुकी है। दारम सैगल को महज फंसाया जा रहा है। तुम होश में थे, वहाँ ही तड़ा था। मेरे मामले से दूर हो, वरना तुम्हारा ट्रांसफ़र करवाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह आज गोया दांग रह गए थे। आर्यन सागर ऐसे पैंतरा बदलेगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। आर्यन अनम तुम्हारी बहन थी, और इस वीडियो वैस में सब साफ साफ ज़ाहिर है। फिर भी तुम्हें यकीन है तो तुम उस मैनेजर से पूछ सकती हो। इतने में हवालदार वहाँ आया था। सर, इस मैनेजर की मौत हो गई है। आर्यन और वह दोनों चौंके थे। कैसे, क्या हुआ? अभी तो वो ठीक था। सर, वो बुरी तरह खांस रहा था। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे लगा कि वो जानबूझकर कर, लेकिन फिर वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सर, जिस वक्त मैं अंदर गया, इसी वक्त उसने हिचकी ली और वो मर गया। उसकी जेल में कौन गया था? वह आज उससे पूछता उस हिस्से की जानिब बढ़ा। सर, SHO खादिम हुसैन गए थे। हवालदार ने तफसील से आगाह किया। जब मैंने मना किया था, फिर वो कैसे गए और कहाँ है खादिम से? मुझे तो ऐसा लगता है वाह सुल्तान कि तुमने उसे खुद ही मरवा दिया। आर्यन उसे देखकर तनसिया बोला, मैं तुम्हारे साथ था। वो दांत पिसे घुर रहा है। खबरदार सैगल, खैर दारम सैगल पर हाथ डालने से पहले 100 मरतबा सोचना। और मुझे अनम के कहते कत्ल की मज़ीद तफ्तीश नहीं करवानी, ना बाबा करवाना चाहते हैं। इस वक्त तुम ताबीर को संभालो। वह आज मुठिया भेज कर रह गया था। आर्यन, तुमने मेरी जमानत क्यों करवाई? दारम सैगल की हैरत थी कि ख़त्म नहीं होती। तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा। मेरे पास यही अच्छा मौका था यहाँ से जाने का, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं अब यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? वजह बता। वजह नहीं है। आर्यन बना तासुर के बोला, कहीं वो लड़की तो नहीं? आर्यन ने सर उठाया और दारम को देखा। वो लड़की तेरी हुई? दारम अपनी कुर्सी पर बैठे बोला, मतलब फ़िलहाल मैं सब काम रोक चुका हूँ। जैसे ही कुछ हालात सह होंगे उसे इस काम में शामिल कर लूँगी। अभी चंद दिन तू भी आराम कर, अगर चाहे तो वापस गाँव चला जा। वो लड़की एक तरफ पड़ी रह गई। मैं नहीं जाना चाहता, जैसे तेरी मर्जी। परसों मैं भी मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। कल तुझे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो बेसमेंट में ही रहना। ठीक है दारम। आर्यन अपने ऑफिस से निकला था और उसका रुख अब रोज़ के कमरे की तरफ था, जबकि दारम एक नंबर मिलाकर शायान को कल ऑफिस आने का कह चुका था। आर्यन को उसका कल ऑफिस न आने का कहना चौंका गया था, पर उसने जहर नहीं होने दिया था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता सनम को मजीद वहा सुल्तान से मुतनफ़िर कर रहा था। गो के दोनों के दरमियान फासले थे, लेकिन उसकी कामयाबी की खबरें उसे हर बार वहाँ से नफरत करने पर मजबूर कर देती थी। इन दिनों शायान सागर कनाडा से वापस आने के बाद भी काफ़ी दिन से घर में मौजूद था, और वो सनम की हर हरकत नोट करने लगा था। आर्यन अपने जॉब की वजह से शहर में ही होता था, इसलिए वो शायान सागर के ज़्यादा नज़दीक होती गई थी। शायान सागर भी गोया सनम की सूरत में हफ्त अकलीम की दौलत मिल गई थी। वो अनम से काफ़ी मुख्तलिफ, ज़िद्दी, बदमिजाज थी, और ये सब आदत उसे वहाज सुल्तान से बदला लेने पर उकसा रहे थे। उस गांव के बारे में वो फिलहाल इतना नहीं जानता था, लेकिन दारम सैगल के हुक्म के मुताबिक उसे यहाँ रहना था। और आज वो दारम सैगल की कॉल पर वो आज शहर जाने वाला था। तुम जानते हो आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? दारम अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठे बोला, जबकि काउच पर एक शख्स विराजमान था जिसने चेहरे पर रुमाल बांधा। ये कौन है? ये मास्टर है। मास्टर मतलब? शहन हैरान हुआ था। अब वक्त आ गया तुझे पूरी तरह अंडरवर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया दिया। चंद दिनों में तुम दोनों को मैं अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनाने वाला हूँ। पहले मैं कुछ और चाहता, लेकिन अब मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि असल में मास्टर कौन है, जिसकी वजह से आज तक मैं बचता आया हूँ। उसने अपने बट्टे के बदले मेरे बाप से सौदा किया था, और आज ये मेरा मास्टर है।
साफ साफ बोलो। शहर के माथे पर बाल नुमाया हुए। दरअसल मेरे बाबा ने स्मगलिंग के इस गांव से शुरू की थी। ये कयूम चौधरी है जो खाटा के नवाही गांव में रहता है। वहाँ से एक रास्ता जाता है जो नहायत खुफिया है। आज तक पुलिस भी उस रास्ते का पता नहीं कर सकी, लेकिन कयूम चौधरी को उस रास्ते का पता चल गया था। कयूम चौधरी पिछले 10 साल से हमारे साथ, लेकिन आज तक कोई नहीं जा सका कि धर्म सहगल इतना कामयाब कैसे है। तो वो जहाँ कयूम चौधरी है, पर्दे के आगे अगर धर्म सहगल है तो पर्दे के पीछे कयूम चौधरी है। कयूम चौधरी बाहर के ममालिक में डील करता है और उसका आर्यन सागर को भी नहीं पता, बल्कि किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो भी ये राज जानता है वो सीधा मौत के मुंह में जाता है। कयूम ये शायान सागर है, उसने मेरी खातिर अपनी बहन का कत्ल किया और अपने भाई का सौदा किया। यानी अब तुम दोनों ही मेरे राजदार हो। वाल दरवाजे के बाहर खड़े आर्यन सागर के पाँव से गोया ज़मीन खिसकी थी। वो जानता था अगर दारम सहगल बाहर के मुल्क जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह है, और वजह ये होगी उसे अंदाज़ा भी नहीं था। और आज वो ये भी जान गया था कि सैदान सहगल कौन था। वो कयूम चौधरी का बेटा था और उसे तो मालूम ही नहीं था कि सैदान सहगल मर चुका है। तुमने अनाम को मार दिया। अपने पीछे रायान सागर की आवाज़ सुनते शायन को लगा जैसे पाँव तले ज़मीन निकल गई हो। वो झटके से मुड़ा था और जहाँ उलझा बिखरा रायान सागर सुर्ख भीगी आंखों से उसे ही देख रहा। तुम यहाँ कैसे आए? जैसे भी आए बोलो, क्यों मारा तुमने? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। रायान, शायान ने हाथ बढ़ाया गोया उसको समझाना चाहो। झूठ। वो पूरी शिद्दत से डरा था, जबकि शायान एक पल के लिए घबराया था। वजाहत देने के लिए लफ्ज़ ही बाकी नहीं थे। तुमने अनम को मार दिया, कैसे मार डाला तुमने? उसने बेबसी से पूछा। आर्यन मुझे समझने की कोशिश। उसे हालात कंट्रोल से बाहर लगे थे। क्या तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं आया था? शायान, वो तुम्हारी छोटी बहन थी, हमारी छोटी बहन जिसे मैंने अपने हाथों में खिलाकर बड़ा किया। वो मासूम थी। उसकी आवाज़ भीगी थी। इतना दर्दनाक इंकशाफ क्या समझा था उसने? इतने साल अजियत में गुजारे, इतने साल लोगों को तकलीफ दी, खुद काटी ताकि शायान, अनम और सनम महफूज रहें। रेहान, मैं नहीं मारना चाहता था, खुदा का वास्ता शायान, अब तो झूठ मत बोलो। उसके लहजे में बेबसी थी, जबकि दारम सहगल इत्मीनान से सोफे पर बैठ चुका था। कयूम चौधरी ने फौरी अपना चेहरा छुपाया था। उसे यहाँ से हर हाल में निकलना था। तभी वो पिछले गेट की तरफ नजर जमाया चौकन्ना हुआ। धर्म, तुम्हारा मैं वफादार बन गया था। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुमने शायान के साथ मिलकर मेरी बहन को मार दी। क्यों? वो हजियानी हुआ चीखा, जबकि दारम सहगल के चेहरे पर करख्तगी फैली। वो गद्दारी करने वाली थी। इस लड़की पर मैंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई पाबंदी नहीं लगाई, फिर भी उसने मुझसे, दारम सहगल से धोखे से बाजी की। और ये तुम्हारा भाई, उसने खुद मरवाया, क्योंकि वो जान गया कि शायान मेरे साथ मिला हुआ है। दारम, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। शायान ने खून खार निगाह दारम पर डाली। इल्ज़ाम नहीं, जो सच है वो सच है। उसने तुम्हारे लिए वो सब भी किया था दारम, जो वो मरकर भी ना करती। अब जो होना था हो गया। अब तो क्यों सूख मना रहा है? बल्कि अच्छा है कि तू जान गया कि तेरी बहन मर गई और मारने वाला तेरा अपना भाई था। आर्यन ने अपना हाथ में पकड़ी गन पर गिरफ्त साख दी। उस आदमी मेरी बहन को मारा है, और मेरी बहन को मारने वाला शख्स कम अज़ कम मेरा भाई नहीं। उसने गन शहर की जानब की, जो अभी भी साकत खड़ा था। रुक जा आर्यन, वरना गोली चला दूंगा। दारम सहगल ने अपनी गन निकाले थे। तुम क्या गोली चलाओगे? मैं खुद ही गोली चलाऊंगा, और तुम जानते हो मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। उसने अगले ही पर रुख मुड़कर सीधा दारम सहगल के दिमाग में चलाए। दारम सहगल गोया संभाल नहीं पाता, जबकि शायान कयूम चौधरी के पाँव के नीचे से एक बार फिर जमीन खिसकी थी। आर्यन, शायान चीखा था, जबकि कयूम चौधरी जो यहाँ से जाने की तैयारी में था वो भी जैसे बौखलाया था। तुम इस रात से अंडरवर्ल्ड में आना चाहते कि तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और वो कौन था। दारम सहगल की आंखें खोली की खोली रह गई थी। शायान भागकर उसकी जनेब है। आर्यन, मेरा बेटा कहाँ है? बताओ कौन है वो? कयूम चौधरी को गोया आर्यन की सूरत में उम्मीद की किरण नजर आई थी। दारम, उसने उसे झंझोड़ दी। ये क्या किया तुमने? वही जो तुम्हारे साथ करना चाहिए था। शायान, इतना कैसे गिर गए तुम? कैसे? आर्यन की गोया रगन फूली थी। मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? कभी नहीं बताओगे, लेकिन मैं तुम सबको तुम्हारे अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो आंखें आस्तीन से रगड़ता बाहर निकला था। सब सबूत है मेरे पास, मैं जाऊंगा पुलिस के पास, सब के सब सबूत दे दूंगा। जबकि शायान जो दारम सहगल की मौत की वजह से अभी संभल नहीं पाया था, आर्यन के लफ्ज़ों पर मजीद उलझा था। उसे रोको, वो भाग गया तो सब खत्म हो जाएगा। दारम की मौत की खबर अभी किसी को नहीं होनी चाहिए। कयूम चौधरी दौड़ा था, जबकि शायान दारम को एक नज़र देखता बाहर निकला था। वो बिल्डिंग की चौथी फ्लोर पर, जबकि आर्यन लिफ्ट के जरिए नीचे गया था। आर्यन को पकड़ो, जाने मात देना, उसने सीढ़ियों से ही गार्ड को कहा था और खुद तेज से नीचे भागा था।
वो लिफ्ट से निकला जब दो गार्ड उस पर गन ताने खड़े थे, लेकिन आर्यन ने सर पर गोया जुनून सवार था। अगले ही पल उन पर फायर खुलता। वो बाहर भागा, जबकि बाहर मौजूद गार्ड्स आर्यन को अच्छे से जानते, लेकिन फायरिंग पर वो भी घबराए थे। इससे पहले दूसरे गार्ड बाहर मौजूद गार्ड को इशारा देते वो गाड़ी में सवार होता वहाँ से फरार हुआ था। गाड़ी की स्पीड उसने फुल की थी और मोबाइल निकालकर उसने जैन का नंबर डायल किया। जैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। वो गाड़ी को हजूम में से गुजरता बोला, जब जहाँ शायद आगे जाकर ट्रैफिक जाम थी। क्या हुआ आर्यन, कहाँ हो तुम? जैन, जो उसे मिल नहीं आ रहा था, वो भी परेशान होता। जैन, वो दारम साइकिल मार गया। वो मैंने मार दिया। हाँ, उसे मार दिया। नहीं, मेरी बात सुनो, वो दारम साइकिल असल मास्टर नहीं, वो कोई और है। वो तुम आ जाओ जहन, जल्दी आ जाओ। उससे पहले वो मजीद कुछ बोलता, किसी ने उसकी गाड़ी को हिट किया था। उसका सर शटरिंग से टकराया, बाजू में अलग टेसें उठने लगी। आर्यन, जैन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उसे शदीद अनहोनी का एहसास होता। उसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ शायान सागर था, यानी वो पहुंच चुका था। वो अपनी गाड़ी से निकला था जबकि शायान हैरान हुआ था। वो भी गाड़ी एक तरफ खड़ी करके ला करता बाहर निकला। आर्यन इतना वहां से जा चुका था। उसे वो एक जानिब नजर जाता नजर आया। शट, वो आर्यन का नंबर डायल था, उसी जानिब भागा था। न जाने वो कहाँ जाता, कहीं वाज को तो सारी सच्चाई बताने वाला नहीं था। वो रास्ता शायद सुनसान था, तभी आर्यन जल्दी वहां से फरार हो सकता था। शहर को उसे किसी भी हाल में रोकना था। वो आगे आया तो उसे आर्यन कहीं नजर नहीं आया, जबकि आर्यन ने जहन को लोकेशन सेंड करके वहीं उसी एरिया में आने का कहा था। कुदरती तौर पर वो कुछ फासले पा रही था। शहर उसे तलाशता आगे बढ़ रहा था। जब यकलख्त वो रुक गया था, आर्यन के गोया कहीं नामो निशान नहीं था। कहाँ जा सकता है? वो सामने दूर तक निगाह डाले बुड़बुड़ाया, जबकि अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने मुड़ना चाहा जब कमर पर गन की नाल महसूस हुई। आर्यन, शहर के चेहरे पर करख्तगी फैली। तुम अच्छा नहीं कर रहे, हटाओ उसे, मैं गोली चला दूंगा। शहर, अगर आगे चलो, सीधा। शहर ने दोनों हाथ खड़े किए और आगे बढ़ा। चंद कदम के फासले पर ही जाने के बाद शहर ने रुख मुड़कर एक किक उसे मारी। आर्यन एक जाने गिरा, जिसकी से वो शदीद तकलीफ से दो चार हुआ था। शहर ने झुककर गन उठाई और उसके ऊपर फायर किया। गोली सीधा उसके सीने में लगी थी। आर्यन का सियाह हाथ सीधा अपने सीने पर गया, जबकि आंखें लाल हुई थी। मैं नहीं मारना चाहता था अनम को, ना ही तुम्हें, लेकिन तुम दोनों सच्चाई जान जो मैं हरगिज किसी को बताना नहीं चाहता, ना अपना ये चेहरा किसी को दिखाना चाहता, लेकिन अनम और तुम दोनों सच्चाई जान गए। इतना छुपाया मैंने, लेकिन सब बर्बाद होता चला गया। वो हमारी बहन थी शायान। वो जख्मी सी आवाज़ में बोला। बहन थी, तभी खुद नहीं मार पाया, लेकिन मरवा दिया। हाँ, मरवा दिया मैंने। वो हजानी अंदाज में बोला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन सीने पर हाथ रखे उठा और उस पर झपटा। दोनों यकलख्त नीचे गिरे थे। आर्यन ने 2-4 पंच उसके मुंह पर मारे, जबकि शायान ने अपने बचाव के लिए उसके सर पर पास पड़ा पत्थर मारा था। और ये वार जैसे आर्यन के लिए आखिरी वार साबित हुआ था। आर्यन की आंखें बोझल होने लगी। शायान उसे दूर धकेले खड़ा हुआ था, सर से बहता खून और सीने पर फैला खून। एक बार फिर शायान की हालत बुरी होने लगी थी। वो पागलों तरह अपना हाथ साफ करने लगा। मार दिया तुमने मेरी बहन को, सब खत्म हो गए। शायान को वहां रुकना जैसे बेवकूफ़ाना हरकत लगी थी। वो आर्यन को देखे वहां से निकला था, अभी कुछ फासले पर गया जब उसका फ़ोन थर थराया था। उसने कप कपाते हाथों से कॉल पे की। कयूम चौधरी का फ़ोन था, जो उसने दारम साइकिल के नंबर से किया था। वो उसे आने का कह रहा था। मैं आ रहा हूँ, पर मुझे अभी यहाँ से निकलना है। क्या किया तुमने आर्यन से? और दारम की मौत का भी राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कयूम चौधरी जैसे चारों जानब से फंस चुके थे। मार दिया आर्यन को, मर गया वो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक शख्स उसके करीब झुका हुआ था, जो उसकी नब्ज चेक कर रहा था। वहाज की बजाय किसी और को देखे शहर चौंका, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगी थी। कोट पर खून लग चुका था। उसने कोट उतारकर दूर फेंका और खुद वहां से निकला था। उसे बस इस सब से दूर जाना था, बिल्कुल दूर, जहां अनम और आर्यन सागर की परछाई भी मौजूद ना होती। लेकिन दारम सागर की मौत का राज भी अया नहीं होने देना था। फिलहाल ये राज उन्हें हर तरह से छुपाना था, लेकिन ये राज छुप ही नहीं सका था। जैन ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वहाँ कोई शय उसे नजर नहीं आई थी। आर्यन के सीने से निकलता खून और धीमी होती नब्ज की रफ्तार ने गोया उसे अनहोनी का एहसास दिलाया था। वो यहाँ पहुंचने से पहले सफ़ीर को भी कॉल कर चुका था। आर्यन, क्या हुआ तुम्हें? ये सब किसने किया? शायान, वो दो आराम सैगल, वो असल मास्टर। वो बोलना चाहता, लेकिन अल्फाज हालत में अटक चुके थे। आर्यन, बोलो। जैन ने उसको बुलाया था, लेकिन उसके बाजू में बेहोश हो चुका था। सफ़ीर की वहाँ आमद जैन को हौसला देगी थी। इसे लेकर चलो यहाँ से, मैं इर्द गिर्द देखता हूँ, कोई सबूत मिल जाए। जैन, अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, पहले उसे बचाना ज़रूरी है। हर सबूत उसके पास है, ये हर रात जानता, लेकिन उसको मारा किसने? वो सब बाद की बातें हैं। अब शहरान को दोबारा वहाँ भेजना खतरे का काम होगा, इसलिए पहले उसका होश में आना ज़रूरी है। जैन ने
असबात में सर हिलाया था। जैन अब क्या करेंगे? दारम की मौत के बाद उसके हिस्सेदार निकल कर सामने आ रहे हैं और आर्यन को होश भी नहीं आया। आईजी अय्याज ने मदद तलब नजर से जैन को देखा। यही वक्त है तैफूर सैगल को सामने लाने का और यजदान को सैदान सैगल बनाने का। क्या कहना चाहते हो? कल मैं यजदान से मिलने जा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इस मरतबा वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। तुम करना क्या चाहते हो? मास्टर माइंड तक पहुँच गए। हमें यजदान को इस दलदल में उतारना होगा। आप आईजी अय्याज अहमद है। आपने मैं इतना करना है कि दारम सैगल के तमाम तर मामलात की तफ्तीश के लिए मना करना। कैसे जैन? ये सब आसान नहीं है। बज़ाहिर सब आसान लगता है लेकिन अंदर ही अंदर सब उलझा हुआ। सर मुझे अंदाज़ है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ। आर्या ने बेहोश होने से पहले एक लड़की का नाम लेकर गया था। उसको आज़ाद अब यजदान ही करवा सकता है। मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं रहा कि तुम करना क्या चाहते हो। कल सब समझ आ जाएगा। जैन वहाँ से निकला था। आगे की प्लानिंग वो सफ़ीर खान के साथ करने वाला था। सर आप जानते हैं मैंने हर मिशन पूरी ईमानदार से मुकम्मल किया और मुझे अपनी मन मर्जी से काम करने की इजाज़त है। साफ साफ बोलो मेजर जहन चौधरी, क्या कहना चाहते हो? कर्नल साहब ने कुर्सी से टेक लगाए। मुझे इस मिशन को अपने तरीके से हैंडल करने की इजाज़त दे दे। मतलब कि फ़ौज पूरी तरह इस मिशन से ला ताल्लुक़ हो जाए। मैं मेजर जहन चौधरी नहीं, एक आम शख्स बनना चाहता हूँ और आम शख्स ही दुश्मन को धूल चटा दे। कर्नल साहब मुस्कुराए। किसे शामिल करना चाहते हो? ऐसे लोगों को बिला वजह सजा काट रहे। उसने सीने पर हाथ बांधेगा। तुम्हें इजाज़त? मेजर जहन चौधरी। जैन को अंदाज़ा नहीं था कि वो इजाज़त दे देंगे। वो मुस्कुराया था जबकि सफ़ीर ने जैन को देखा जो कदरे मुतमईन हो चुका था। बासित बेशक उसे नहीं मिलना चाहता लेकिन वो जैन से ज़रूर मिलेगा, इतना उसे यकीन था। मैं जानता हूँ तुमने कत्ल तो किया लेकिन किसी बेगुनाह को नहीं मारा, पर तुम यूं खुद को सजा देकर बहुत गलत कर रहे हो। उसने जहन पर कहर आलूद निगाह डाली। मुझे किसी से बात नहीं करनी, नहीं चाहिए रिहाई। इन जानते भी हो सजा हो चुकी है मुझे, फिर भी आ जाते हो। वो सुर्ख आंखों से तड़ा। ये वक्त होश खोने का नहीं है नौफरिस्तान। जैन ने उसकी बुरी आंखों में देखा जिसमें अब कर्ब फैला था। तुम्हारी बहन मरी है जानता हूँ। ये घम तो उम्र साथ नहीं छुड़ेगा, ना ही उसका कोई मदावा कर सकता, लेकिन अपनी बहन की खातिर लाखों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। मुझे कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं, जाओ यहाँ से। यजदान ने टेबल पर पड़ा स्टील का गिलास उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जबकि आंसू एक बार फिर गालों पर बहने लगे थे। आज कई महीनों बाद उसने आंसू बहाए थे। जहन चंद सानी वही खड़ा रहा जबकि वो गहरे सांस लेता आंसू हल्क में उतारता रहा। तुम्हें एक शख्स से मिलवाऊं? यजदान ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। हैरत का मकाम था कि वो शख्स ज़रा भी गुस्सा कर रहा हो। इतना मुश्किल मिजाज है जो उसके लाख धुतकारने के बावजूद भी यही मौजूद था। कुछ ही देर में बासित खान जंजीरों में जकड़ा अंदर आया जिसके चेहरे पर वहशत फैली थी। बासित खान, तुम उसे जानते हो? जैन हैरान होता, ये मेरी ही जेल में है। मतलब तुम दोनों की तकलीफ एक ही है। जैन तलखी से गोया हुआ, ये अपने भाई से मिलना नहीं चाहता और तुम अपने बाप से, और दोनों ही बेगुनाह होकर सजा काट रहे हो। तो क्या ये अच्छा नहीं हुआ? दो जख्मी लोग एक दूसरे के दर्द का सामान बन जाएं और मुल्क से दुश्मनों का सफाया कर दें। और अब तुम दोनों का दुश्मन भी एक ही है। शहर ने दोनों को चेहरों की जानिब देखा जहाँ कोई तासुर नहीं था। काफ़ी देर वो वहीं खड़ा रहा और फिर सर झटकते मुड़ने लगा था। उम्मीद दम तोड़ने लगी थी। चाहता तो वो खुद भी इस दलदल में उतर सकता था, उसके लिए मुश्किल नहीं था, पर सैदान सैगल का रूप जो यजदान अपना सकता वो कोई भी नहीं अपना सकता। सब पेपर, सब कोड शायद यजदान के पास थे जो न जाने उसने कहाँ छुपाए थे। मैं तैयार हूँ लेकिन मुझे अपने बाप से नहीं मिलना और ना कभी तुम मुझे फोर्स करोगे, यजदान तल्खी से बोला। जैन ने सर हिलाया गोया उसकी किसी भी बात पर एतराज़ ना हो। कल तक तुम जेल से रिहा कर दिए जाओगे लेकिन किसी को ये राज पता नहीं चलेगा। तुम्हारी जगह यहाँ कोई और रहेगा और बासित को फिलहाल यहीं रहना होगा। तुम्हें पेपर्स भी कल मिल जाएंगे। यजदान ने रूठे पान से कहा। सैदान की गाड़ी से मिले पेपर्स और लैपटॉप उसने वही चंद दूरी के फासले पर सिर ज़मीन दबा दिए थे। वो कि ये काम रिस्क था लेकिन जिद जुनून में वो ये रिस्क भी ले चुका था। और फिर सैदान को उस रोज़ वो हवेली लेकर गया था। आज की इस मीटिंग का मकसद ये है कि अब हमारे दरमियान सहगाल नहीं रहा और दारम सहगाल ने मरने से पहले मुझे अंडरवर्ल्ड की सारी जिम्मेदारी दी थी। उसका सबूत ये पेपर्स हैं। शाया ने पेपर टेबल पर रखे जबकि साहब के चेहरों पर हैरत वाज़ेह थी। मगर दारम सहगल तो अपने बेटे को यहाँ सरबराही कुर्सी पर बिठाने वाला था। वहाँ बैठे एक शख्स ने शायान सागर को देखेगा। बेटा, शायान मुताजिब हुआ। उसने ये ऐलान कब किया था? ये कब कहा था? वो सवाल करता सबके चेहरे देखने का। जिस मीटिंग में आप शायद आउट ऑफ कंट्री थे उन्होंने ऐलान किया था
कि वो बहुत जल्द अपने बेटे को अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाने वाले हैं। उनका बेटा वो अब भी जैसे सदमे के जेर असर था। हाँ बेटा, मिस्टर सहगल। आपने पीछे अनजान मगर भारी रूपदार आवाज़ सुनते वो झटके से मुड़ा। जहाँ एक शख्स मास्क से अपना चेहरा छुपाया खड़ा था, उसका लंबा कद, चौड़ा वजूद उसे पूरे माहौल पर छाया हुआ महसूस हुआ था। मिस्टर सहगल, दाराम सहगल का बेटा, उसकी जायदाद का अकलौता वारिस, बल्कि उसकी तमाम तर चीज़ों का हकदार और आप सबका मालिक मिस्टर सहगल। वो भारी कदम उठाए अंदर आया, जबकि बोर्ड रूम में चहमगोइयाँ होने लगी और शयान सागर को लगा वो फतह के मुकाम पर आकर हार गया। तुम कैसे उसके बेटे हो सकते हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? शयान करकती से गोया, एक बेटे को सबूत की ज़रूरत कभी पेश नहीं आती, लेकिन खैर सबूत के लिए ये तमाम पेपर्स हैं। ये वो पेपर्स हैं जिन पर दाराम सहगल के सिग्नेचर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। उससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आजकल कोई भी एतबार के काबिल नहीं है। वकील साहब, उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा, जबकि शयान सागर का चेहरा सुर्ख हो चुका था। दाराम सहगल पर उसे सख्त तय शर था, जिसने इतना बड़ा राज छुपाया था और उसे अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाने का झूठ बोला था। मिस्टर सहगल बिल्कुल ठीक कह रहे। तमाम तर जायदाद उन्होंने मिस्टर सहगल के नाम कर दी थी। उनका अपना कोई नाम, कोई पहचान नहीं थी और अंडरवर्ल्ड में नाम की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। यहाँ काम और पावर को देखा जाता है, लिहाजा उन्हें मिस्टर सहगल के नाम से बुलाया जाएगा। पेपर आगे से आगे ट्रांसफ़र होने लगे और सबके तने उजलात वहाँ वाले चेहरे बहाल होने लगे। शयान सागर की फितरत से सभी वाकिफ थे। वो खुद और इंसान था, जबकि दाराम सहगल सबका फ़ायदा सोचकर चलता था। हम आपको दाराम सहगल की जगह खुले दिल से कबूल करते हैं। वहाँ बैठे एक बिजनेसमैन ने शयान सागर जैसे शयान सागर के पांव तले से ज़मीन खिसकाई थी। सब अफराद ने जैसे उसके फैसले की तायद की थी। ऐसा नहीं हो सकता, शयान मुठियाँ भींचे बोला। ऐसा हो चुका है मिस्टर शयान सागर, और अगर आप मज़ीद सबूत चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो सरबराही कुर्सी पर सवार हुआ था। आपकी जगह अब से यहाँ है, दूसरी कुर्सी पर आप मेरे अंडर काम करें। उसने दूसरी कुर्सी की जानिब इशारा किएगा और आप सब जो काम दाराम सहगल के जाने से रोक चुका था अब दोबारा से शुरू होगा। और जो असूल दाराम सहगल ने बनाए थे अब उनमें कुछ असूल मेरे शामिल हो गए। मैं किसी के अंडर काम करने का मुतमिल नहीं हूँ। दाराम सहगल की मौत के बाद मैंने ये सब संभाला है। शयान सागर बाप के बाद कुर्सी बेटे को मिलती है। तैफूर सहगल की मौत के बाद दाराम सहगल थे और अब मिस्टर सहगल, और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि दाराम सहगल हमेशा हर काम बेहतर तरीके से अंजाम देते थे। तभी आज तक कोई फोर्स दाराम सहगल को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। वो अलग बात है कि आर्यन सागर ने उन्हें मार दिया। एक और शख्स बोला था, जबकि मास्क में छुपा यजदान हैरान हुआ था। यानी शयान सागर ने सब कुछ बता दिया था। आर्यन सागर को मैं एक दिन ढूंढ निकालूंगा और जो राज उसके पास हैं वो भी जल्द क्लियर हो जाएंगे। उसकी ज़रूरत बाकी नहीं है, क्योंकि दाराम सहगल के हर लाकर का मुझे पता है। शयान को हैरानगी होती, अगर वो शख्स सब कुछ जानता था तो वो फिर कयूम चौधरी को भी जानता होगा, लेकिन उसने जिक्र तक नहीं किया था। यानी ये राज अब तक छुपा हुआ था और कयूम चौधरी साल में एक मरतबा ही दाराम सहगल के मिलता था और कभी कभी तो वो भी मुमकिन नहीं होता था। बकिया पैगामात वो कई अफराद के ज़रिए पहुँच जाता था, जिसकी वजह से आज तक वो छुपा हुआ था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।